हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 की। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर्वांग क्षमता की कसौटी क्यों लिखे हैं। मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, आप लोगों का जो है अब 2-3 थ्योरी जो था, थ्योरी का क्लास, उसमें हम बताए, जैसे त्रिभुजों की जब सर्वांग क्षमता की कसौटी हम बताए थे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को बता दिए थे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमने देखिए, एक तो आपको अभिगृहित बताया था, एक अभिगृहित क्या बताया था, SAS अभिगृहित एक था, SAS। पहले ध्यान से एकदम तीनों को समझ लीजिए। आप कहेंगे तीनों को क्यों? जैसे मैं एक और आप लोगों को बताया था कि ASA, और मैं एक चीज ये बोल दिया था कि इसी को आप AAS लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों में थोड़ा सा एकदम डिफरेंस है, माइनॉरिटी का डिफरेंस है। लेकिन अब चूंकि माइनॉरिटी रहे चाहे मेजॉरिटी रहे, डिफरेंस है तो है, इसलिए ये चीज अलग पर में बना दिया गया है। ओके, ये भी पर में था और ये भी पर में है। अब तीनों को आप एक बार थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को चुटकी बजाते हुए कर लेंगे। देखिए कैसे। आप अभिगृहित में पढ़े ये थे कि यदि कोई दो त्रिभुज ले लें हम, यदि कोई दो त्रिभुज जिनकी दो संगत भुजाएं, अब देखिए यस रिप्रेजेंट करता है किसको, साइड को, ए रिप्रेजेंट करता है किसको, एंगल को। अब देखिए, जो जहां अक्षर जो लिखा है उसका ये मतलब है, अब यहाँ पर जैसे यस और यस के बीच में ये है, तो इसका यही तात्पर्य हुआ कि दो साइड हम जो भी लेंगे उसके बीच का कोण लेंगे। जैसे अगर यस या ये दोनों ले लिए, ओके, तो एंगल यहाँ का इक्वल होना पड़ेगा, ठीक। तब हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। अगर आप मान लीजिए साइड को इधर लेते हैं तो ये एंगल बराबर होगा। ओके, ये चीज हमने आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बताया। डिटेल वाले लेक्चर में दूसरा लेक्चर देख लीजिएगा। अब जैसे देखिए ASA मैं बताया था, तो ASA क्या है, जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि दो साइड के बीच का एंगल, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें ये होता है कि यदि कोई भी दो त्रिभुज ले लें, ठीक है, उनके बीच का कोई भी अगर हम दो कोण को बराबर कर दें, कोई दो कोण को इक्वल कर दें, तो ये तीसरी भुजा आप अगर बराबर है तो हम कह देंगे कि ये आपस में क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। आया समझ में, सर्वांगसम है, ठीक। तो ये चीज आपको ज्ञात रहना चाहिए कि यदि कोई दो भुजा है उनके बीच का कोण बराबर हो रहा है तो भी सर्वांगसम, अगर कोई दो कोण बराबर है उनके बीच का भुजा बराबर हो रहा है तो भी सर्वांगसम। एक जो तीसरा था AAS, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि क्या कोई त्रिभुज है जिसके तीनों कोण बराबर है, मान लीजिए 60-60-60 हम ले लें, तीनों का 60-60 डिग्री प्रत्येक कोण है, क्या वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे? क्या वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि तीनों कोण सेम हो जाए तो सर्वांगसम होगा। जैसे देखिए, एक मान लीजिए हम समबाहु त्रिभुज ले लें, ठीक। जैसे देखिए, एक मान लीजिए हमने समबाहु त्रिभुज ले लिया 3 सेंटीमीटर का, प्रत्येक साइड 3 सेंटीमीटर, एक मैं ले लिया 6 सेंटीमीटर का, एक मैं ले लिया 5 सेंटीमीटर का। आप कहेंगे अगर समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, दिख रहा है ना पूरा बढ़िया? हाँ, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं बोला अगर समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, और 60 डिग्री का मतलब ये थोड़ी ना होगा कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यदि कोई भी त्रिभुज हो, कोई दो त्रिभुज है जिसके तीनों कोण बराबर है, तो ये कहना गलत बात है कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये अनिवार्य नहीं है। तो इसीलिए एक पर में क्या बना दिया गया कि यदि कोई त्रिभुज है जिसके दो साइड बराबर हो, दो कोण बराबर हो, देखिए दो कोण बराबर हो, तथा एक कोई भी भुजा बराबर हो, एक कोई भी भुजा। अब देखिए यस यहाँ है ना, तो जो भी एंगल हो रहा है उसके बगल का कोई भी साइड ले लीजिए। अब अगर भी आप देखिए, आपके मन में दो आइडिया आएगा। आपके मन में ये विचार आ सकता है कि अगर मान लीजिए मैं इन दोनों त्रिभुज को लिया, त्रिभुज A, त्रिभुज B, इन दोनों त्रिभुज को जब लिया तो मैं ये देखा कि यहाँ पर एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ, ठीक है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, संगत कोण है, ये दोनों भी संगत कोण है। तो आप ये कहेंगे बीच का भी तो बराबर होगा, तो अगर बीच का बराबर होगा तो ऐसे हो गया, हटाइए इसे। अगर इधर का बराबर करते हैं या इधर का बराबर करते हैं, दोनों का मतलब सेम है, तो इसलिए यहाँ पर AAS है, तो इसका तात्पर्य ही यही हुआ। ये बना क्यों था? जब गणितज्ञ लोग
तीनों कोणों को बराबर करके देख रहे थे कि सर्वांग सम होगा कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि अगर दो को हम बराबर कर दे रहे हैं, अगर मान लीजिए तीनों को बराबर करती हैं तो नहीं हो रहा है, और अगर दो को बराबर करके किसी एक साइड को एडजस्ट कर दे रहे हैं तो अपने आप ये सर्वांग सम हो जा रहा है। ओके, तो इसलिए ये नियम यहाँ पर क्या बन गया सर्वांग पर में कि दो कोई कोण बराबर हो, अब उसके बाद एक कोई साइड, तो यहाँ से हम कह देंगे कि ये चीज सर्वांग सम। ठीक, ये तीनों आप लोगों का था। ये नहीं है कि अभी है नहीं ना, इसके आगे भी बहुत सारे लगभग 2-3 अभी आपको और मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमको आम बताने का मेन उद्देश्य ये था कि कोई भी प्रमेय या कोई भी सर्वांग समता की कसौटी ट्रिपल ए को फॉलो नहीं करता है, लेकिन ट्रिपल एस को फॉलो करता है। ओके, अब ये चीज मैं आगे बताऊंगा, आगे मिलेगा, पर ये प्रश्नावली करा लिया 7.1 उसके बाद मिलेगा, जस्ट यही है। तो इसलिए ये फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये चीज सेटिस्फाइड है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, एंगल को ना, अगर तीनों एंगल भी बराबर हो जाता है फिर भी वो सर्वांग सम नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एंगल बराबर नहीं है, अगर तीनों साइड बराबर है तो वो सर्वांग सम होगा। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं, हम चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को। अब देखिए दिमाग अगर लगाएंगे तो एकदम इतने आसानी से प्रश्न होंगे। एक चीज और बता दें, त्रिभुज में जब हम सर्वांग समता की या समरूपता की कसौटी पढ़ते हैं, अब देखिए समरूपता की कसौटी यानी जब क्लास 10th में आप लोग पढ़ेंगे तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो 5 या 6 लाइन से आगे चल जाए। आप तो एकदम खुशी के मारे उछल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रश्न कर रहे हैं तो 5 से 6 लाइन में हो जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा प्रश्न जल्दी मिलता ही नहीं है। क्योंकि भाई हमको कोई भी अगर सर्वांग समता की कसौटी प्रूव करना है तो जाहिर सी बात है हमें 3 रहना चाहिए मेरे पास, कोई यस या जो भी रहे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1। आप देखिए, अब इसमें 6-7 प्रश्न है, 7-8 प्रश्न है, कोशिश कर रहे हैं खत्म हो जाए। देखिए पहला प्रश्न, अब देखिए एक चीज और, जो आप लोगों में प्रश्न लिखा रहता है वही डायग्राम बनाया रहता है, इसलिए मैं प्रश्न त्रिभुज वाले में लिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो दिया है प्रश्न में वही मैं बनाऊंगा। तो अब देखिए सुनते रहिएगा बस। जैसे कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ACBD, देखिए चतुर्भुज ACBD, अब यहाँ पर बन गया ना ACBD, तो चतुर्भुज ACBD बन गया। उसके बाद कह रहा है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। अब देखिए यहाँ पर इसका तात्पर्य ये होगा कि ये जो भी कोण था ये समद्विभाजित हो गया, समान बराबर भागों में बट गया। फिर कह रहा है कि आप आकृति देखिए, तो जो चीज लिखा था वही आकृति दे दी है। फिर कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज है ABD तथा, अब दूसरा इसमें 2 प्रश्न दे दिया कि BC और BD के बारे में आपका क्या ख्याल है, BC और BD के बारे में आपका क्या आशय है, या तो फिर क्या कह सकते हैं आप। देखिए अब जाहिर सी बात है कि अगर हमको ये चीज प्रूव करना है तो हमें क्या रहना चाहिए, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव कर दे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए दिमाग लगाइएगा, आप लोग कहेंगे ऐसा है, जब यहाँ पर हम चतुर्भुज ACBD की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक लाइन ये जो समद्विभाजित करती है यही मेन काम करेगा। तो अगर हमको ये चीज प्रूव करना है तो आप डायरेक्टली करेंगे क्या, जैसे देखिए जो चीज गिवन डेट है, अब लिखने का तरीका फिर समझ लीजिए, जो चीज दिया है आप उसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर दिया क्या है कि चतुर्भुज ACBD है जहां AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ओके, लिख देंगे आप कि ACBD एक चतुर्भुज है, ओके, तथा AB कोण A को समद्विभाजित करता है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद इसमें दूसरा है, अब दूसरा यानी जो चीज हमें सिद्ध करना है या फिर प्रूव करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए चूंकि इस प्रश्न में हमें सिद्ध नहीं करना था, दर्शाना था, तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं सिद्ध करना है या फिर दर्शाना, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। अब उसके बाद आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे सॉल्व कैसे होगा हमें नहीं लगता है कि अब दिख रहा होगा नीचे,
है, अभी बहुत जगह है। तो अब इसके आगे आप करेंगे क्या, देखिए आप डायरेक्टली कहेंगे कि अगर हमको ये दोनों त्रिभुज बराबर करना है तो मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पर एंगल ए इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल होगा। अब एंगल ए क्यों इक्वल होगा आप बताइए। आप कहेंगे ऐसा है, अगर मैं मान के ये चलता हूं कि ये जो भी कोण था मान लीजिए 30 डिग्री था, तो 15 ऊपर नीचे हो गया, तो यहां से हम ये कहेंगे कि यहां पर लिख देंगे डायरेक्टली एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। क्यों बराबर हुआ, आप लिख देंगे कि ए बी ए को समद्विभाजित करती है, ये चीज दिया गया है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिया गया है। ओके, और अगर आंसर को आप थोड़ा अपना अलग बनाना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से लिख दीजिए कि चूंकि ए बी एंगल ओ को, एंगल ओ यानी कोण ओ, कोण ए को, ओ नहीं रहेगा सॉरी, कोण ए को समद्विभाजित करती है, और अगर समद्विभाजित करती है तो यानी समान बराबर भागों में बट गया। अब ये चीज बराबर हो गया, फिर आप लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू ए बी, ये चीज उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए, अब ये जो हो गया, अब कोण बी भी क्या है, अगर ए समद्विभाजित हो रहा है तो जाहिर सी बात है कोण बी भी समद्विभाजित होगा। तो सेम प्रोसेस से आप लिख सकते हैं कि एंगल सी बी ए इक्वल टू एंगल डी बी ए, ये दोनों चीज हो गया यहाँ पर इक्वल। क्यों इक्वल हुआ, वही प्रोसेस दिया है। अब ये चीज अगर है, ओके, तीन चीज मिल गए, देखिए एंगल ए एस ए, अब यहाँ पर और कुछ बराबर होने का चांस नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आपकी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज है ए बी डी के। कैसे हुआ, आप कह दे लिख देंगे यहाँ पर ए एस ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से। ओके, अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो था कि BC और BD के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि चूंकि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम कह देंगे कि ये BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू BD। अब यहाँ पर ब्रैकेट में अगर CPCT लिख देते हैं तो एकदम अच्छी बात है, CPCT द्वारा, यानी संगत सर्वांगसम त्रिभुजों में, संगत का ख्याल आ रहा है उसका समरूप का, सर्वांगसम त्रिभुजों में उनके करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं यानी संगत भाग होते हैं, संगत अवयव होते हैं। जब मैं किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे सेट में 11th में, तो वहाँ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ज़्यादा आता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा संगत भाग वो इक्वल होते हैं, और इन्हीं को हम शॉर्ट फॉर्म में CPCT लिखते हैं। आया समझ में। अब देखिए पहला प्रश्न तो बहुत ही आसान था, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए पहला, इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब कोशिश आप लोग ये कीजिए कि मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट का कम से कम टाइम दीजिए, उसके बाद आराम से फिर कीजिए। अब देखिए यहाँ भी वही कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD। अब देखिए चतुर्भुज ABCD, ये चतुर्भुज दिया है ABCD। आप कहेंगे आपको कैसे पता यही है, तो हम पहले ही बता दिए कि जो चीज क्वेश्चन में दिया वही डायग्राम बनाया हुआ है। फिर कह रहा है जिसमें AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। ओके, फिर कह रहा है कि एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये चीज गिवन डेट है। ओके, तो प्रूव कीजिए पहला प्रश्न, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। दूसरा प्रश्न BD इक्वल टू AC, आप लोग इसको कीजिए तुरंत। तीसरा प्रश्न एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ओके, अब देखिए ये चीज है, अब यहाँ पर कह रहा है पहले ही कि अब देखिए ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD इक्वल टू BC गिवन डेट है, AD इक्वल टू BC मैंने बना दिया। फिर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ABD, अब ये दोनों एंगल बराबर है, ये चीज दिया है DAB और CBA। हाँ, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब आपको ध्यान से समझना कि कैसे होगा। अब देखिए
चूंकि ये चीज पहले हम इसकी मिटा देते हैं, आप लोग इसको कीजिए। देखिए 9th का वैसे मैं प्रश्न देखा तो बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ए बी डी। अब यानी हमको यहाँ से इसको एक लाइन खींचना पड़ेगा, ओके, और यहाँ से हमको ये इधर खींचना पड़ेगा। अब इधर क्यों खींचना पड़ेगा, क्योंकि बी ए सी है, बी ए सी, इसीलिए हमने इसको खींच दिया। अब आप दिमाग लगाइए। देखिए ऐसा है, यहाँ पर हमको ए बी डी, अब हमको रेड मार्कर लाना पड़ेगा, ए बी डी। अब देखिए ए बी डी यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इस त्रिभुज की, ए बी डी। जानबूझकर ब्लैक पे नहीं चला रहे हैं, ये भी ब्लैक चलने लगेगा। देखिए ए बी डी इस त्रिभुज की बात हो रही है, उसके बाद बात हो रही है बी ए सी की। अब देखिए बी ए सी यानी त्रिभुज यही है, बी ए सी, इस त्रिभुज की बात हो रही है। अब हमें लगता है कि थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। देखिए ए बी डी और बी ए सी। अब हमको अगर ये चीज बराबर करना है तो आपको क्या क्या चीज दिख रहा है, इक्वल। आप कहेंगे ऐसा है, हमें तो रैंडमली यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो हम ये देख रहे हैं कि AD इक्वल टू BC दिया गया है, दिया है। एक चीज मैं आप लोगों से और कह दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर जो भी प्रश्न कराऊंगा वो डायरेक्टली सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप लोग एक लाइन में जो दिया है उसको छाप देंगे तो थोड़ा बेहतर लगेगा। फिर उसके बाद आप लिख देंगे AD इक्वल टू BC, ये दिया है, ओके, AD इक्वल टू BC, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं ऐसा है, अगर हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में चले तो मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए बी उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल है, उभयनिष्ठ भुजा है ना। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद हम क्या चलते हैं, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए, डी ए बी यानी बी ए डी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी। हमको यही तो करना था, ये त्रिभुज करना था प्रूव, तो ये पूरा कोण हो गया यहाँ से, और ये त्रिभुज करना था, कहाँ गया, ये त्रिभुज प्रूव करना था, तो ये कोण यहाँ, तो ये दोनों बराबर है। अब कहाँ से पता चला, दिया है, ये भी चीज क्या है, दिया है। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं ऐसा है कि ये दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांगसम, तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी कैसे हुआ। आप कहेंगे देखिए एस ए एस, अब यहाँ पर एस एस ए मत लिखिएगा, अब चूंकि हम इसको अलग किए हैं तो आप इसको बीच में भी लिख सकते हैं, तो एस एस ए। अब इसको मैं जब सिस्टमेटिक लिखूंगा तो एस ए एस सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से। आया समझ में, देख रहे हैं ना, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब ये बताइए, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बी डी इक्वल टू ए सी, भाई बी डी इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पर आप लिख देंगे बी डी इक्वल टू ए सी। अब यहाँ ए बी डी और क्या है, बी ए सी, ये कोण बराबर है क्या, हमको ये प्रूव करना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये दोनों चीज बराबर होगा। कैसे होगा, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देंगे सीपीसीटी द्वारा। अब सीपीसीटी क्या कहता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों में उनकी संगत भाग बराबर होते हैं, यही होता है सर्वांगसमता की जो हम सीपीसीटी पढ़ते हैं वही। इसी अब इतना लिखने से बेहतर है डायरेक्टली आप शॉर्ट फॉर्म में सीपीसीटी लिख दीजिए, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कितना आसान प्रश्न है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। एक चीज और, चूंकि त्रिभुज का सवाल है तो इसलिए जितना हो सके इसको प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा, ठीक है। 2 प्रश्न हुए, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए 3 नंबर प्रश्न जो है, 3 नंबर बहुत ही आसान है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी 2 बराबर लंब रेखाखंड हैं एक रेखा ए बी पर। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये डायग्राम भी आपको दिया गया है, मैं अपने पास से नहीं बना रहा हूं। ये एक रेखा है कोई, देखिए कह रहा है कि एक रेखाखंड ए बी पर यानी ए बी पर
फिर यहाँ बोल रहा है कि एडी और बीसी, एडी और बीसी, बीसी, अब ये डी नहीं है सी है, एबी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है, यानी ये और ये आपस में बराबर है। बनाने में थोड़ा टेढ़ा उड़ा हो गया होगा तो समझ लीजिएगा। फिर कह रहा है कि दर्शाइए कि सी डी, दर्शाइए कि सी डी, प्रूव कीजिए कि सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब देखिए आपको एक चीज लगाना, दिमाग क्या लगाना है कि अगर हमको ये प्रूव करना है कि ये इसको समद्विभाजित करता है, तो अगर मैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर मैं इक्वल कर दूं यानी सर्वांग कर दूं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये होगा, तो इससे मैं बोल सकता हूँ। या तो अगर जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग प्रूव हुए तो आप ये कह देंगे कि ये जितना होगा उतना ये होगा। ओके, तो यहाँ से यानी मेन मुद्दा मेरा ये है कि अब इसको मैं कौन सा चीज मानूं, ओ मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली करना क्या है कि त्रिभुज BOC सर्वांग त्रिभुज DOA, हमको ये चीज प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ओके, अब ये चीज अगर हमको निकालना है तो अब देखिए करेंगे क्या। आप कहेंगे बहुत ही आसान है, हमको सब कुछ दिख रहा है कि कैसे कैसे होगा। देखिए बहुत ही आसान है, मैं पहले ही बताया हूँ कि आप लोगों को बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं। देखिए सॉल्व जैसे ही हम करेंगे तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो चीज़ दिया उतार लीजिएगा, जो दिया रहता है वो डायग्राम ही रहता है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ये बोलेंगे कि मैं देख रहा हूँ कि AD इक्वल टू BC गिवन डेट है, AD इक्वल टू BC ये चीज़ दिया है, ठीक है, इतना हो गया। फिर आप कहेंगे ऐसा है अगर ये लंब हम इस पर डाल रहे हैं इस रेखा पर, तो यानी ये एंगल सेम है 90-90, तो यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री है। S AS दिख रहा है कि नहीं। जैसे ये क्या होगा आप कहेंगे सेम होगा, कैसे आप लिखेंगे कि एंगल BOA ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बोलिए, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इससे लगता है पढ़ने में, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो गया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए AAS, मैं इसीलिए पहले नियम को बता दिया था, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो आप लिख देंगे डायरेक्टली कि त्रिभुज BOC सर्वांग त्रिभुज है DOA कैसे हुआ, ज्यादा कुछ नहीं, AAS सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से। अब देखिए अगर ये चीज सर्वांग समता की कसौटी से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। अब यदि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो मैं एकदम डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि OC इक्वल टू OD, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ OC इक्वल टू OD। ये कैसे हुआ, CPCT द्वारा, ठीक है। अगर CPCT द्वारा ये दोनों सेम हो गए तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। अब देखिए CPCT द्वारा ये दोनों को भी सेम मान सकते हैं, ओके, क्योंकि ये बोल रहा है कि रेखा CD, देखिए कंफ्यूजन नहीं होने का, रेखा CD AB को समद्विभाजित करता है, तो हमको क्या बराबर करना पड़ेगा, दिमाग लगाइए। अगर CD AB को समद्विभाजित करता है तो आप ये कहेंगे कि जब AB को समद्विभाजित कर रहा है तो अब इसको क्यों बराबर कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर OB इक्वल टू OA लिखेंगे, OB इक्वल टू OA लिखेंगे। अभी मैं डायरेक्टली अगर वही बता दूं तो आप लोग कहेंगे भाई ठीक ठीक, थोड़ा कुछ चीज़ों को आप लोग सीखते चलिए ताकि हमेशा काम है। ओके, अब यहाँ से आप लिख दिए CPCT द्वारा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अतः CD रेखा AB को समद्विभाजित करता है। ओके, देख रहे हैं ना कितना आसान प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर, 3 नंबर हो गया ना। अब देखिए इसे हम मिटाते हैं, 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न ऐसे ही हैं सब कि आपको बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। देखिए 4 नंबर प्रश्न, यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं, L और M दो समांतर रेखाएं, डायग्राम आपको दिया गया है, L M दो समांतर रेखाएं।
फिर बोल रहा है कि जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य रेखाएं का युग्म प्रतिच्छेदित कर रहा है, P Q ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, ये रेखा है दोनों। फिर कह रहा है कि एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है, आकृति देखिए इस प्रकार से है। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ इस चीजों को मिला दिया है, ये बोल दिया है ए, ये बोला बी, ये बोला सी, ये बोला डी। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए नहीं बी सी डी, बी सी डी, सी डी ए, सी डी ए, सी डी ए, नामकरण कुछ गलत हो गया लगता है, हाँ ये ए रहेगा और ये बी, ठीक। तो ए बी सी यानी ये त्रिभुज और सी डी ए ये त्रिभुज। अब देखिए इसको अगर हमको बताना है तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग एक बार कोशिश कीजिए। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। गिवन डेट में देखिए एल पैरेलल टू एम और पी पैरेलल टू क्यू, ये चीज दिया है। अब आप लोग कीजिए, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, एकांतर अंतःकोण से तुरंत हो जाएगा। चलिए अब इससे ज्यादा हिंट नहीं देने वाले हैं, एकांतर अंतःकोण से एकदम तुरंत दिख रहा है। चलिए देखिए, देखिए क्या करेंगे, हमें आशा है कि आप लोग कर चुके होंगे। देखिए सॉल्व जैसे ही करेंगे, देखिए आप कहेंगे ऐसा है, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं अगर समांतर है तो हम अगर मान लीजिए एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं, आपको देखिए अप्रोच क्या करना है उसको समझिए। जैसे मैं डायरेक्टली अभी बता दूं कि ये कोण बराबर है, ये लाइन उभयनिष्ठ हो गया, लेकिन नहीं, आपको समझना है कि क्यों यही हुआ। देखिए अगर L और M दो समांतर रेखा है तो आप कहेंगे ऐसा है, दो समांतर रेखा को अगर ये तिर्यक रेखा काट दी तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये एकांतर कोण बराबर है, यानी ये कोण, लेकिन हमको ये कोण का वैल्यू नहीं है, इसलिए हमको ये रेखा से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ भी देख रहे हैं तो भी बाहर चल जा रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसलिए हम यहाँ पर किसको लेकर चलेंगे, P पैरेलल Q को। ओके, अब जैसे P और Q को लेकर चलें तो दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनकी एकांतर अंतःकोण ये कोण इधर का कोण इक्वल होगा। ओके, तो यहां से हम ये बोल देंगे कि एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल है एंगल ACD। अब कैसे बराबर हुआ, आप कहेंगे अच्छी बात है, कैसे, देखिए ACD ये बराबर हुआ एकांतर अंतःकोण। अब एक चीज आपको समझाना है, देखिए ये चीज P और Q से हुआ, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। L और M से हमने ये रेखा से देखा, ये रेखा से देखा, कोई मतलब नहीं। अब चूंकि तीन तिर्यक रेखा काट रही है, ये आपको समझना है। तो आप यहाँ से कहेंगे ऐसा है, जब दो समांतर रेखा को, ये भी एक तिर्यक रेखा है, जब ये रेखा काटेगी तो देखिए ये एकांतर अंतःकोण बनेगा कि नहीं, देखिए दिमाग लगाइए, ये बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। तो अगर ये चीज बन रहा है तो ये कोण और ये कोण आपस में होगा बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आप कि L पैरेलल टू M के लिए है ये। ओके, तो यहाँ से आप लिख देंगे कि एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA। ओके, तो BCA बराबर हो गया, क्यों बराबर हुआ, वही प्रोसेस, एकांतर अंतःकोण। अब देखिए हमको दो कोण मिल गया, तो कोई सा भी साइड ले लें, या तो बीच का साइड या कहीं का साइड। तो हम आंख मूंद कर देख रहे हैं कि AC इक्वल टू AC उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC यानी ABC पैरेलल सर्वांगसम है किसके, CDA के। कैसे हुआ, ASA, तो ASA की सर्वांग समता की कसौटी देख रहे हैं ना, कितना आसान है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं यही प्रत्येक बार बोल रहा हूँ कि दिमाग थोड़ा सा लगाना कि कौन सा रेखा कहाँ से हमको कोई भी प्रूफ कर दे, तीनों कोण को लेकर चलना नहीं है।
अधिकतम 2 कोण और 1 भुजा, और अगर कोई भी आप अभिगृहित या प्रमेय पढ़ेंगे तो अधिकतम 3 भुजा हो सकता है, और 3 भुजा जहां बराबर होगा वो बहुत ही आसान क्वेश्चन मतलब इसीलिए जल्दी उससे देते नहीं है। ज्यादातर केसों में ASA, SAS, AAA सॉरी AAS वाला, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले देखकर को प्रश्न करा रहे हैं आप लोगों को। देखिए 4 नंबर तक हो गया, अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे, इसको मिटाते हैं। देखिए एक चीज मैं पहले बता दूं, अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं पीछे का तो आप लोग उसको देख लीजिएगा 5वां प्रश्न बताने से पहले। चलिए 5वां प्रश्न बता देते हैं। जैसे देखिए अब इसमें कितना प्रश्न है, 8 प्रश्न था। 5वां प्रश्न जो है आप लोगों का ये थोड़ा सा है बढ़िया प्रश्न है, आपको समझना है। देखिए कह रहा है कि रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करता है, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं, इसका डायग्राम बना दूं, उसके बाद क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये चीज़ है, ये चीज़ है, फिर उसके बाद ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, यहाँ पर ये बना, ये बना, ये बना, ओके। फिर यहाँ पर ये बोल रहा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, उसके बाद ये रेखा एल है और ये ABPQ है, ABPQ। अब आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर कर दिए, कोण ए को समद्विभाजित करता है, और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, ओके। इस बिंदु से बीपी और BQ 2 लंब डाले गए हैं, ओके, 2 लंब डाले गए हैं। आकृति देख लीजिए, फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रूव कीजिए पहला प्रश्न कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB, ये चीज हमको प्रूव करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है कि BP = BQ, BP = BQ अर्थात बिंदु B दोनों बिंदु P और बिंदु Q से समदूरस्थ है, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको ये प्रूव करना है तो मेन मुद्दा मेरा ये है, APB और AQB रहेगा ना, AQB, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये बताइए अगर हमको ये चीज करना है, प्रूव करना है तो कैसे होगा? आप कहेंगे हमको तो दिख ही रहा है, कैसे होगा? बिल्कुल आसान है। जैसे अगर मैं दोनों त्रिभुजों में देख रहा हूं कि हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि एंगल सॉल्व जब हम करेंगे, एंगल QAB = एंगल BAP बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि रेखा यल AB को समद्विभाजित करती है, तो आप बोल सकते हैं बराबर कोण है, बराबर कोण है। देखिए मैं जहां जहां आया थोड़ा इधर उधर ऐसे वैसे ही लिख दिया हूं ताकि आप लोग कुछ भी लिख दें, जैसे बराबर कोण है, या फिर आप इसको ना लिखकर आप लिख सकते हैं कि यल कोण A को, रेखा यल एंगल A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। जैसे ये सब लिखने का मतलब ये है, जब ये सब लिखेंगे भले की चीज दिया है, ये दिया है समद्विभाजित करती है, लेकिन ये लिखने से एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, और हमें ये लगता है कि अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हैं तो कहीं से कर देंगे। ओके, एंगल ए बराबर कर दिए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एंगल ये 90 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कोण क्यू इक्वल टू कोण क्यू। अब देखिए यहाँ पर आप कहीं लिख सकते हैं लंब है, या तो आप कहीं लिख सकते हैं 90 डिग्री है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब उसके बाद आप तीसरा कंडीशन क्या है, अब आप लिख देंगे कि AB इक्वल टू AB। कैसे होगा बताइए? आप कहेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कोई प्रश्न आ जाए कर लेंगे। तो यहाँ से आप कह देंगे कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB कैसे हुआ? AAS सर्वांग समता की कसौटी, सर्वांग समता की कसौटी से। ओके, अब ये चीज अगर है आप लिख सकते हैं कि BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ। क्यों होगा? CPCT द्वारा। ओके, तो आपको यही चीज सॉल्व करना था, आंसर हो गया। ठीक है ना? तो देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न है, बस आपको केवल और केवल थोड़ा समझना था। जैसे 5 प्रश्न तक हो गया, थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया इसका। ठीक है, तो इस लेक्चर में केवल हम 5 प्रश्न तक रहने देते हैं,
6 में हम अलग करेंगे। ओके, 6 नंबर से प्रश्न से हमारा कोशिश ये रहेगा कि 6 से लेकर 9 तक बता दें, उसके बाद कुछ देखेंगे, कुछ प्रश्नों यानी कुछ आगे का जो एग्जाम्पल लगेगा उसको भी थोड़ा इसमें सॉल्व करा देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। एक चीज़ और, अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो कम से कम कमेंट जरूर कीजिएगा।